कल्पना कीजिए, रात का अंधेरा, गोलियों की तड़तड़ाहट और पुलिस की भारी फायरिंग के बीच एक युवा जमीन पर गिर पड़ता है। अगली सुबह अखबारों की सुर्खियां चल रही थी कि 50,000 का इनामी अपराधी एनकाउंटर में ढेर। पूरा परिवार मातम में डूब गया। दुश्मनों ने राहत की सांस ली, थाने में मिठाइयां बांटी गई, कुछ पुलिस वालों ने तो प्रमोशन के सपने भी देख लिए। लेकिन ठीक 4 महीने बाद जौनपुर की अदालत में अचानक सन्नाटा छा गया, क्योंकि जिस शख्स को पुलिस ने मार गिराने का दावा किया था वो खुद अदालत के दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहा था। शांत चेहरा, आंखों में आग और होठों पर एक खामोश चुनौती। उसने अदालत में खड़े होकर सिर्फ इतना कहा, मैं जिंदा हूँ। जी हाँ, ये किसी बॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं है जहां विलेन मौत को मात देकर वापस लौट आता है, बल्कि ये पूर्वांचल के सबसे चर्चित बाहुबलियों में से गिने जाने वाले धनंजय सिंह की असली कहानी है। जौनपुर के बनसफा गांव से निकला वो लड़का जिसने छोटी उम्र में ही हाथों में किताबों की जगह पिस्तौल उठा ली थी, वो छात्र राजनीति से अपराध की दुनिया में उतरा, जिसका नाम सुनकर पूर्वांचल कांपने लगा, जो फर्जी एनकाउंटर के बाद जिंदा लेजेंड बन गया। 3 शादियां, सत्ता का खेल, विधायक से सांसद तक का सफर, करोड़ों की दौलत और 33 साल तक अपराध, राजनीति और दबदबे की ऐसी कहानी जिसने उसे पूर्वांचल का सबसे कंट्रोवर्शियल चेहरा बनाकर रख दिया। लेकिन वक्त का पहिया आखिर घूमता है और दशकों तक कानून को चुनौती देने वाला वही बाहुबली पहली बार सलाखों के पीछे सजा काटता हुआ भी नजर आता है। जी हाँ, ये कहानी है डर, सत्ता, गोली, राजनीति और उस नाम की जो आज भी पूर्वांचल की गलियों में फुसफुसाहट बनकर गूंजता है। 16 जुलाई 1975 पश्चिम बंगाल का कोलकाता शहर, यहीं जन्म हुआ उस बच्चे का जिसका नाम आगे चलकर बाहुबली संस्कृति का सबसे चर्चित चेहरा बनने वाला था, धनंजय सिंह चंदेल। आपको बता दें, उसके पिता राजदेव सिंह एक साधारण सरकारी कर्मचारी थे। कुछ लोग उन्हें शिक्षक बताते हैं तो कुछ बैंक से जुड़ा अधिकारी, लेकिन परिवार की पहचान नौकरी से ज्यादा अपने चंदेल राजपूत यानी क्षत्रिय वंश पर गर्व से होती थी। हालांकि जन्म कोलकाता में हुआ, लेकिन जड़ें थी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के बनसफा गांव में। सई नदी के किनारे बसा वो गांव जहां मल्लाह समुदाय का दबदबा माना जाता था, और शायद यही माहौल आगे चलकर धनंजय के भीतर जातीय वर्चस्व और दबंगई की भावना को और तेज करता गया। कुछ ही समय बाद परिवार कोलकाता छोड़कर वापस जौनपुर लौट आया। शुरुआत में जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन बचपन से ही धनंजय का स्वभाव बाकी बच्चों से अलग दिखाई देता था। गुस्सा तेज, बात बार पर भिड़ जाना और अपने राजपूत होने का खुला अहंकार। वही स्कूल की पढ़ाई शुरू हुई जौनपुर के टीडी इंटर कॉलेज आजमगढ़ रोड से, लेकिन किताबों से ज्यादा चर्चा उसके झगड़ों की होने लगी। जी हाँ, सिर्फ 15 साल की उम्र, जब ज्यादातर बच्चे करियर के सपने देखते हैं, तब धनंजय सिंह के नाम पहली बार पुलिस रिकॉर्ड खुला। साल था 1990। लाइन बाजार थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। गाली गलौज, धमकी, बलवा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे आरोप लगे। आपको बता दें कि ये सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि उस रास्ते की शुरुआत थी जो आगे चलकर उसे पूर्वांचल का बाहुबली बनाने वाला था। फिर आया साल 1992 और एक ऐसा मामला जिसने जौनपुर में सनसनी फैला दी, टीचर गोविंद उनियाल की हत्या। इस चर्चित हत्याकांड में धनंजय सिंह का नाम सामने आया। हालांकि अदालत में सबूत नहीं टिक पाए और वो बरी हो गए, लेकिन उस एक केस ने इलाके में उसकी छवि पूरी तरह बदल दी। अब लोग उसे एक साधारण छात्र नहीं बल्कि उभरते हुए दबंग के रूप में देखने लगे थे। हालात ऐसे हो गए कि 12वीं की परीक्षा भी पुलिस हिरासत में देनी पड़ी। एक तरफ हाथों में परीक्षा की कॉपी थी तो दूसरी तरफ पुलिस की निगरानी, और शायद यहीं से तय हो गया था कि धनंजय सिंह की जिंदगी अब आम लोगों जैसी नहीं रहने वाली। जी हाँ, अब जौनपुर की गलियों में दबंगई दिखाने वाला वो लड़का अब पहुंच चुका था उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित राजनीतिक प्रयोगशालाओं में से एक लखनऊ विश्वविद्यालय। दरअसल शुरुआती पढ़ाई के दौरान धनंजय सिंह की पहचान तेज तर्रार स्वभाव, छात्र सक्रियता और दबंग अंदाज से बनने लगी थी। उसी दौर में देश में मंडल आयोग का मुद्दा आग की तरह फैल चुका था। सड़कों पर आंदोलन हो रहे थे, छात्र संगठन बंट चुके थे और धनंजय सिंह भी इस विरोध का हिस्सा बन गए थे।
हालांकि लगभग 1992 में परिवार खासकर बड़े भाई जितेंद्र सिंह के दबाव पर धनंजय सिंह को पढ़ाई के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय भेज दिया गया, जहां उसने पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लिया। हालांकि लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंचते ही उसे कमरा मिला गोल्डन जुबली हॉस्टल, कमरा नंबर 39, और यही कमरा आगे चलकर पूर्वांचल की छात्र राजनीति का पावर सेंटर बन गया। आपको बता दें कि उस हॉस्टल में पहले से अभय सिंह और अरुण उपाध्याय जैसे दबंग छात्र नेताओं का दबदबा था। इसी दौरान नए छात्रों का इंट्रोडक्शन चल रहा था, सीनियर सवाल पूछ रहे थे, और तभी सामने आया एक लंबा आत्मविश्वास से भरा लड़का धनंजय सिंह। कहा जाता है कि जब उससे पूछा गया कि जिंदगी में वो क्या बनना चाहता है, तो उसने बिना झिझक जवाब दिया, 25 साल की उम्र में विधायक बनूंगा। इतना ही नहीं, उसने हथियारों की ऐसी जानकारी दे दी कि सीनियर्स तक हैरान रह गए। उस एक रात ने हॉस्टल में उसकी एक अलग ही पहचान बनाकर रख दी। धीरे धीरे कमरा नंबर 39 सिर्फ एक हॉस्टल रूम नहीं रह गया, बल्कि दरबार बन गया। छात्र अपनी समस्याएं लेकर आगे आने लगे, बाहरी लोग मदद मांगने लगे और धनंजय सिंह फैसले सुनाने लगे। यहीं से उसने पूर्वांचल गुट खड़ा किया, जो जातीय और क्षेत्रीय एकजुटता के नाम पर धीरे धीरे ताकतवर होता गया। वही वो छात्र संघ चुनावों में सक्रिय था, लेकिन खुद कभी छोटे पदों के लिए चुनाव नहीं लड़ा। उसका मानना था या तो सबसे ऊपर या फिर बिल्कुल नहीं। इसी दौरान लखनऊ विश्वविद्यालय में 2 बड़े गुट बन चुके थे। गोल्डन जुबली हॉस्टल बनाम हबीबुल्ला हॉस्टल। तनाव बढ़ता गया और फिर 1993 में वो हुआ जिसने कैंपस में धनंजय सिंह का खौफ स्थापित कर दिया। जी हां, हबीबुल्ला हॉस्टल गुट के साथ विवाद में हवाई फायरिंग हुई, मारपीट हुई और पहली बार पूरे विश्वविद्यालय ने देखा कि एक लड़का सिर्फ राजनीति नहीं कर रहा, बल्कि डर की सत्ता कायम कर रहा है। उसके बाद हालात ऐसे हो गए कि कमरा नंबर 39 में बिना अनुमति कोई घुसने की हिम्मत नहीं करता था। लखनऊ विश्वविद्यालय अब उसके लिए सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं रहा, बल्कि वो प्रयोगशाला बन चुका था, जहां एक छात्र नेता धीरे धीरे पूर्वांचल का बाहुबली बन रहा था। वहीं लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति करते करते धनंजय सिंह अब एक दूसरी दुनिया में भी तेजी से कदम रख चुका था, अपराध की दुनिया। शुरुआत छोटी थी, लेकिन इरादे बड़े थे। दरअसल 90 के दशक में पूर्वांचल में रेलवे, रोड कंस्ट्रक्शन और स्क्रैप के ठेकों में करोड़ों का खेल चल रहा था। सरकारी काम बिना सिफारिश और सुरक्षा के मिलना मुश्किल माना जाता था। यहीं से धनंजय सिंह ने अपने नेटवर्क और बाहुबल का इस्तेमाल करना शुरू किया। कहा जाता है कि ठेकेदारों से गुंडा टैक्स वसूल जाने लगा, जो पैसा नहीं देता उसे धमकी मिलती और जो विरोध करता उसे अंजाम दिखाया जाता। धीरे धीरे उसका नाम रेलवे ठेकों, रोड कंस्ट्रक्शन और स्क्रैप कारोबार में फैलने लगा। धनंजय सिंह ये समझ चुका था कि पूर्वांचल में असली ताकत सिर्फ चुनाव जीतने से नहीं, बल्कि डर पैदा करने से मिलती है। इसी दौरान उसके आसपास हथियारबंद लोगों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार होने लगा। गाड़ियों का काफिला, साथ चलने वाले समर्थक और हर जगह बढ़ता हुआ खौफ। अब वो सिर्फ छात्र नेता नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा नाम में बदल रहा था जिसका जिक्र होते ही अधिकारी भी सतर्क हो जाते थे। आपको बता दें कि धनंजय सिंह का नाम अब सिर्फ यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं था, बल्कि पुलिस फाइलों में भी तेजी से दर्ज होने लगा था। और 1992 में एक मामला सामने आया जिसमें आरएसएस नेता के बेटे पर गोली चलाने का भी उस पर आरोप लगा। उधर अभय सिंह और धनंजय सिंह के बीच भी दरार गहरी होती जा रही थी। हालांकि पहले ये दोनों पक्के दोस्त हुआ करते थे। दरअसल लखनऊ विश्वविद्यालय में उसी दौर में अगर किसी नाम की सबसे ज्यादा चर्चा होती थी तो वो थी त्रिमूर्ति। 3 चेहरे, 3 दबंग नाम और एक ऐसा गठजोड़ जिसने पूरे कैंपस की राजनीति का समीकरण बदल दिया था। धनंजय सिंह, अभय सिंह और अरुण उपाध्याय। लोग इन्हें जय वीरू की जोड़ी भी कहा करते थे, तो कुछ सीधे पूर्वांचल गैंग के नाम से जानते थे। इनकी दोस्ती की शुरुआत जौनपुर के टीडी कॉलेज से ही हुई थी, जहां तीनों की सोच एक जैसी थी, दबदबा, पहचान और सत्ता। लेकिन असली ताकत मिली लखनऊ विश्वविद्यालय में आकर। अभय सिंह उम्र और राजनीति दोनों में धनंजय सिंह से सीनियर थे। कैंपस में पहले से उसकी पकड़ थी और जब धनंजय लखनऊ पहुंचे तो अभय ने ही उसे हॉस्टल में जगह दिलवाई। कहा जाता है कि गोल्डन जुबली हॉस्टल में कमरा दिलाने के लिए अभय सिंह ने धनंजय को अपना आंटी का बेटा तक बता दिया था। यहीं से रिश्ता और मजबूत हो गया। दिन में छात्र राजनीति, रात में हॉस्टल की रणनीतियां, ठेकेदारी से लेकर गुटबाजी तक दोनों हर मोर्चों पर साथ दिखाई देते थे। कैंपस में कोई चुनाव हो, हॉस्टल में कोई विवाद हो या फिर बाहरी दबंगों से टकराव, अभय धनंजय की जोड़ी हमेशा फ्रंट पर रहती थी।
धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए थे कि लखनऊ विश्वविद्यालय की राजनीति दो हिस्सों में बंटती दिखाई देने लगी। एक तरफ विरोधी गुट और दूसरी तरफ ये त्रिमूर्ति। उनका रौब सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं था, बल्कि यूनिवर्सिटी के बाहर तक चर्चा होने लगी थी। लेकिन हर जगह मजबूत दोस्ती के भीतर एक अदृश्य अहंकार भी पल रहा था, और यही अहंकार आगे चलकर इस दोस्ती की सबसे बड़ी दरार बना। जी हां, छात्र संघ चुनाव का समय आया। अभय सिंह अध्यक्ष पद की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी धनंजय सिंह ने सलाह दी कि अभय को अध्यक्ष नहीं बल्कि उपाध्यक्ष पद पर लड़ना चाहिए। बस यहीं से पहली बार दोनों के बीच तनाव की दीवार खड़ी हो गई। जो दोस्त कभी एक दूसरे के लिए लड़ने को तैयार रहते थे, अब वही भीतर ही भीतर एक दूसरे की ताकत नापने लगे थे। और शायद उसी पल पूर्वांचल की छात्र राजनीति की सबसे खतरनाक दोस्ती धीरे धीरे दुश्मनी की तरफ बढ़ने लगी थी। वही एक बार दोनों के बीच इंदिरा नगर के बड़े ठेके को लेकर भी विवाद हुआ। फिर वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई और मामला सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहा। तनाव तब और बढ़ गया जब अभय सिंह के करीबी माने जाने वाले मनीष सिंह की हत्या हो गई। दोस्ती अब पूरी तरह से दुश्मनी में बदल चुकी थी और 1996 में कई हत्या और आपराधिक मामले में दोनों के नाम सामने आ गए। अभय सिंह जेल चला गया, लेकिन धनंजय सिंह फरार रहा। अब दोनों अलग अलग गुटों के मुखिया बन चुके थे। फिर आया साल 2002 और वाराणसी का वो कांड जिसने इस दुश्मनी को हमेशा के लिए खूनी बना दिया। नदेसर टकसाल सिनेमा हॉल के पास धनंजय सिंह का काफिला गुजर रहा था, तभी अचानक गोलियां चलने लगी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, गाड़ियों के शीशे टूट गए और खुद धनंजय सिंह घायल हो गए। इस हमले के पीछे उन्होंने सीधे अभय सिंह का नाम ले लिया। कुछ रिपोर्ट्स में इसे पुरानी रंजिश और संतोष सिंह हत्याकांड में से भी जोड़कर देखा गया। उस दिन के बाद दोनों सिर्फ राजनीतिक प्रतियोगी नहीं रहे बल्कि जानी दुश्मन भी बन गए। बाकी अगर आप वाराणसी के चर्चित टकसाल सिनेमा हॉल गोलीकांड को विस्तार से समझना चाहते हैं कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, तो इस विषय पर मैं पहले एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूं। आप इसी चैनल पर जाकर टकसाल सिनेमा हॉल गोलीकांड वाला वीडियो देख सकते हैं, जहां इस पूरे कांड की कहानी, बैकग्राउंड और अंदर की राजनीति को विस्तार से बताया गया है। अब आते हैं वापस इसी टॉपिक पर। बता दें, दोनों एक दूसरे पर आरोप, मीडिया के बयानबाजी, ठेकेदारी के टकराव और राजनीतिक मंचों पर खुली चुनौती, दोनों के बीच ये सिलसिला सालों तक चलता रहा। यहां तक कि हाल के वर्षों में भी अभय सिंह ने सार्वजनिक मंचों पर धनंजय सिंह को बड़ा डॉन बताया, तो दूसरी तरफ धनंजय खेमे ने पलटवार किया। 2026 तक आते आते भी पूर्वांचल की राजनीति में इन दोनों नामों की दुश्मनी एक चर्चित कहानी बनी रही। हालांकि इनमें से कई मामलों में अदालतों ने सबूत के अभाव में इन्हें दोनों को बरी कर दिया और कई के केस लंबित न्यायिक प्रक्रिया में चलते रहे। लेकिन एक बात तय थी, लखनऊ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से शुरू हुई दोस्ती आगे चलकर पूर्वांचल की सबसे खतरनाक राजनीतिक दुश्मनी में बदल चुकी थी। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि शुरुआती दौर में पूर्वांचल की राजनीति कई बड़े बाहुबली गुटों के प्रभाव में चलती थी। उस समय मुख्तार अंसारी का नेटवर्क सबसे खतरनाक माना जाता था। मऊ से लेकर गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़ और बनारस तक उसका दबदबा था और अभय सिंह लंबे समय तक मुख्तार अंसारी गुट के करीबी माना जाता रहा और उसी खेमे के साथ अपनी राजनीतिक और बाहुबल की ताकत बढ़ाता गया। लेकिन दूसरी तरफ धनंजय सिंह ने धीरे धीरे अपनी अलग पहचान बनानी शुरू कर दी। वो किसी एक बड़े ज्ञान या राजनीतिक धड़े की छाया में रहने के बजाय खुद का स्वतंत्र नेटवर्क तैयार करना चाहता था। जौनपुर और आसपास के इलाकों में उसने अपना अलग संगठन, समर्थक और प्रभाव क्षेत्र खड़ा करना शुरू कर दिया। कॉलेज राजनीति से निकला धनंजय सिंह अब सीधे सत्ता और वर्चस्व की लड़ाई में उतर चुका था। धनंजय सिंह ने खुद को सिर्फ अपराध की दुनिया तक बिल्कुल भी सीमित नहीं रखा, बल्कि पंचायत, जिला राजनीति और बाद में विधानसभा, लोकसभा तक अपनी पकड़ बनाने की रणनीति तैयार की। जहां अभय सिंह मुख्तार अंसारी गुट के साथ बना रहा, वहीं धनंजय सिंह ने अपना खेमा बनाकर अलग ताकत दिखानी शुरू कर दी। इसका असर जौनपुर और आसपास की राजनीति में भी साफ दिखाई देने लगा। धीरे धीरे दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच भी वर्चस्व की लड़ाई की चर्चाएं होने लगी। लेकिन असली सनसनी 1998 में मची। इंजीनियर गोपाल शरण श्रीवास्तव हत्याकांड में धनंजय सिंह का नाम सामने आया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसे 50,000 रुपए का इनामी अपराधी घोषित कर दिया। बता दें कि उस दौर में इतनी बड़ी इनामी राशि सिर्फ खतरनाक और हाई प्रोफाइल अपराधियों पर ही रखी जाती थी। तब तक उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, डकैती, रंगदारी और गैंगवॉर जैसे करीब 12 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। पुलिस रिकॉर्ड में उसका नाम तेजी से मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में चढ़ने लगा। इसीलिए उसके खिलाफ लगातार छापेमारी हो रही थी। पूरे पूर्वांचल में पुलिस टीमें कई जिलों में उसकी तलाश कर रही थी। अखबारों में तस्वीरें छपने लगी थी
और गांव कस्बों में उसका नाम डर और दबदबे के साथ लिया जाने लगा था। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने धनंजय सिंह को सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि रहस्यमयी बाहुबली भी बना दिया। जी हां, 17 अक्टूबर 1998 पूर्वांचल की अपराध और राजनीति की दुनिया में ये तारीख किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं मानी जाती। दरअसल पुलिस को भदोई मिर्जापुर मार्ग पर सरोई इलाके के एक पेट्रोल पंप पर डकैती की सूचना मिली। पुलिस को मुखबिर से खबर आई कि 50,000 रुपए का इनामी अपराधी धनंजय सिंह अपने 3 साथियों के साथ पेट्रोल पंप लूटने वाला है। भदोई पुलिस की टीमों ने इलाके को घेर लिया और जब 4 व्यक्ति 2 बाइक पर सवार होकर पेट्रोल पंप पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। कथित तौर पर फायरिंग हुई और मुठभेड़ में चारों बदमाश मारे गए। पुलिस ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह दावा किया कि धनंजय सिंह समेत 4 अपराधी मुठभेड़ में ढेर हो गए। अखबारों में बड़े बड़े हेडलाइंस छपे, 50,000 का इनामी धनंजय सिंह एनकाउंटर में मारा गया। पूरे उत्तर प्रदेश में खबर फैल गई कि पूर्वांचल का एक चर्चित बाहुबली अब खत्म हो चुका है। पुलिस अधिकारियों ने इसे बड़ी कामयाबी बताया। कई जिलों में इस एनकाउंटर की चर्चाएं होने लगी। उस दौर में धनंजय सिंह का नाम पहले ही हत्या, डकैती और गैंग वॉर के मामलों में तेजी से उभर चुका था। इसलिए पुलिस ने उस मुठभेड़ को अब कानून व्यवस्था की बड़ी जीत के तौर पर पेश किया। बताया जाता है कि सफल ऑपरेशन के बाद इनामी रकम भी बांटी गई। कई पुलिस कर्मियों को शाबाशी मिली, कुछ को प्रमोशन तक दे दिया गया। पुलिस महकमे में ये संदेश दिया गया कि पूर्वांचल का एक बड़ा अपराधी खत्म कर दिया गया है। गांव, कस्बों और शहरों में लोग यही चर्चा कर रहे थे कि धनंजय सिंह मारा गया। कुछ लोगों ने राहत की सांस ली तो कुछ को यकीन ही नहीं हुआ कि इतना बड़ा बाहुबली इतनी आसानी से कैसे खत्म हो सकता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि करीब 3 महीने बाद जो हुआ उसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। जनवरी 1999 में जौनपुर कोर्ट के बाहर अचानक हलचल मची। एक शख्स अदालत पहुंचा और बोला, मैं धनंजय सिंह हूं और सरेंडर करने आया हूं। ये सुनते ही सनसनी फैल गई। जिसे पुलिस एनकाउंटर में मार चुकी थी वो जिंदा अदालत में खड़ा था। इस खुलासे ने उत्तर प्रदेश पुलिस की पूरी कहानी पर बड़े सवाल भी खड़े कर दिए। मामला मानव अधिकार आयोग तक पहुंचा। सीआईडी जांच बैठी। फर्जी एनकाउंटर के आरोप में 34 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। हालांकि बाद में ज्यादातर पुलिसकर्मी बरी हो गए। लेकिन इस एक घटना ने धनंजय सिंह की छवि को और भी ज्यादा रहस्यमय और खतरनाक बना दिया। पूर्वांचल में उसकी कहानी किसी फिल्मी किरदार जैसी सुनाई जाने लगी, जो मरकर वापस आ गया। ये लाइन गांव-गांव में चर्चा का विषय बन गई। युवाओं के बीच उसका अलग क्रेज पैदा हुआ। मल्लाह, दलित और ठाकुर समुदाय के कई इलाकों में उसे सिस्टम से लड़ने वाले दबंग चेहरे के रूप में देखा जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ पुलिस रिकॉर्ड में वो लगातार गंभीर मामले से जुड़ा रहा। यही वजह थी कि धनंजय सिंह सिर्फ एक नेता या अपराधी नहीं, बल्कि पूर्वांचल की राजनीति और अपराध के उस दौर का प्रतीक बन गया जहां बंदूक और राजनीति अक्सर एक ही रास्ते पर चलती थी। और इसी बढ़ती पॉपुलैरिटी ने उसे सीधे सत्ता के दरवाजे तक खड़ा कर दिया। जी हां, साल 2002 जौनपुर की रारी विधानसभा सीट पर चुनावी रण सज चुका था। सामने बड़े बड़े राजनीतिक दल थे, अनुभवी नेता थे, लेकिन मैदान में एक ऐसा चेहरा भी उतर चुका था जिसके पास न कोई बड़ी पार्टी थी, न राजनीतिक परिवार का नाम। धनंजय सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पूरा पूर्वांचल हैरान था। जिस शख्स का नाम कभी पुलिस फाइलों में इनामी अपराधी के रूप में दर्ज था, वही अब जनता से वोट मांग रहा था। लेकिन चुनावी मैदान में जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। धनंजय सिंह भारी समर्थन के साथ जौनपुर जिले की रारी विधानसभा सीट का चुनाव जीत गए और सिर्फ 27 साल की उम्र में विधायक बनकर विधानसभा पहुंच गए। बता दें, ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, बल्कि ये उस दौर की पूर्वांचल राजनीति का सबसे बड़ा संदेश था कि बाहुबली अब सिर्फ बंदूक से नहीं, बैलेट से भी सत्ता हासिल करेंगे। इसके बाद धनंजय सिंह ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने धीरे धीरे अपना राजनीतिक कद बढ़ाना शुरू किया। पहले निर्दलीय ताकत के रूप में उभरा, फिर अलग अलग राजनीतिक दलों से रिश्ते बनाए। पहले साल 2007 में उसने जनता दल यूनाइटेड का दामन थामा और रारी विधानसभा सीट जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ा और एक बार फिर जीत हासिल कर विधानसभा पहुंच गया। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं थी, नजर अब दिल्ली की सत्ता पर भी थी। जी हां, साल 2009 के दौरान उसने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली। उस समय बीएसपी सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति में बेहद ही मजबूत स्थिति में थी। बीएसपी सामाजिक समीकरणों और बाहुबली नेताओं के प्रभाव का बड़ा मिश्रण बन चुकी थी और धनंजय सिंह उस रणनीति में फिट बैठते थे। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने उसे जौनपुर से टिकट दे दिया। चुनाव
बेहद ही हाई प्रोफाइल बन गया। एक तरफ पारंपरिक राजनीतिक दल थे तो दूसरी तरफ धनंजय सिंह का स्थानीय दबदबा, और नतीजा आया, धनंजय सिंह सांसद बन गया। जौनपुर से जीतकर वो पहली बार संसद तक पहुंचा। पूर्वांचल का बाहुबली अब दिल्ली की संसद में बैठा हुआ था, लेकिन धनंजय सिंह की राजनीति हमेशा विवादों और टकरावों के बीच ही चलती रही। कुछ समय बाद बीएसपी से उसके रिश्ते बिगड़ गए और पार्टी ने उसे निष्कासित कर दिया। इसके बाद उसकी राजनीति लगातार नए समीकरणों के साथ आगे बढ़ती रही। कभी जेडीयू के साथ दिखा तो कभी निर्दलीय ताकत के रूप में मैदान में उतरा, तो कभी निषाद पार्टी जैसे क्षेत्रीय दलों से भी उसका जुड़ाव जो था वो चर्चा में रहा। कुल मिलाकर धनंजय सिंह की पूरी राजनीतिक यात्रा इस बात का उदाहरण मानी जाती है कि पूर्वांचल की राजनीति सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि व्यक्तिगत दबदबा, जातीय समीकरण और स्थानीय पकड़ भी सत्ता का रास्ता तय करती है। वैसे आपको बता दें, धनंजय सिंह की कहानी सिर्फ राजनीतिक और आपराधिक तक सीमित नहीं रही। उनकी निजी जिंदगी में भी हमेशा विवादों, रहस्यों और सनसनी से घिरी रही। जी हाँ, 2006 से 2024 तक का दौर उसके जीवन का सबसे उथल-पुथल भरा अध्याय माना जाता है। दरअसल 12 दिसंबर 2006 को धनंजय सिंह ने पटना की बैंक मैनेजर की बेटी मीनू सिंह से शादी की। ये शादी उस समय काफी चर्चा में रही थी, लेकिन शादी के सिर्फ 10 महीने बाद 12 दिसंबर 2007 को लखनऊ स्थित उसके घर से एक सनसनीखेज खबर आई। मीनू सिंह अपने कमरे में फांसी के फंदे पर लटकी मिली। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। राजनीतिक गलियारों से लेकर मीडिया तक में चर्चा होने लगी कि आखिर इतनी जल्दी ऐसा क्या हुआ कि मामला मौत तक पहुंच गया। हालांकि कानूनी तौर पर यह मामला आत्मविनाश की रूप में ही दर्ज हुआ। हालांकि इसके बाद 2009 में धनंजय सिंह ने डॉक्टर जागृति सिंह से दूसरी शादी की। दोनों का एक बेटा भी हुआ। दिसंबर 2012 में धनंजय सिंह ने जागृति सिंह को माल्हनी सीट से चुनाव भी लड़वाया, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। इधर अब राजनीति के साथ साथ धनंजय सिंह के विवाद और भी बढ़ते गए। 2011 में ठेकेदार के चाय विक्रेता की डबल मर्डर केस में उसका नाम सामने आया। इस मामलों में फिर से उसकी छवि को विवादों में ला दिया। इस बीच बीएसपी नेतृत्व से भी उसके रिश्ते खराब हो गए और 2011 में मायावती ने उस पर एंटी पार्टी एक्टिविटी का आरोप लगाते हुए बीएसपी से निष्कासित कर दिया। हालांकि 2013 में दिल्ली में एक नौकरानी की मौत के मामले में फिर से धनंजय सिंह और उनकी पत्नी जागृति सिंह का नाम सामने आया। मामला काफी चर्चा में रहा, लेकिन आगे चलकर केस मजबूत रूप से साबित नहीं हो सका। इसके बाद 2014 और 2017 के चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा। हालांकि राजनीतिक हार के बावजूद उसका प्रभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। इस दौरान उसके खिलाफ जीटी टैक्स, रंगदारी, ठेकेदारी और गैंगस्टर एक्ट जैसे कई पुराने मुकदमे चलते रहे। बताया जाता है कि उसके खिलाफ कुल 43 से 46 मुकदमे इस वक्त दर्ज हैं, जिनमें से अधिकांश में वो या तो बरी हो गया है या फिर केस वापस ले लिए गए हैं। और फिर 2017 में जागृति सिंह से उसका तलाक हो गया और उसी साल फिर उसने तेलंगाना के बिजनेस परिवार से जुड़ी श्रीकला रेड्डी से पेरिस में तीसरी शादी की। श्रीकला रेड्डी बाद में जौनपुर जिला पंचायत अध्यक्ष बनी। इसी दौरान धनंजय सिंह के पास कृषि भूमि, राइस मिल और पेट्रोल पंप समेत करोड़ों की संपत्ति दर्ज होने लगी। हालांकि करीब 3 दशक तक दर्जनों मुकदमों का सामना करने वाले धनंजय सिंह के खिलाफ एक मामला ऐसा आया जिसने पहली बार उसे सजा तक पहुंचा दिया। ये मामला था नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण और रंगदारी का। दरअसल 10 मई 2020 की शाम जौनपुर के पछटिया इलाके में नमामि गंगे प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। आरोप लगा कि धनंजय सिंह के करीबी संतोष विक्रम सिंह और उनके साथियों ने प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल को जबरन गाड़ी में बिठा लिया। उन्हें जौनपुर स्थित धनंजय सिंह के घर पर ले जाया गया, जहां कथित तौर पर पिस्तौल दिखाकर धमकी दी गई कि कम गुणवत्ता का सामान सप्लाई करो, रंगदारी दो, वरना अंजाम भुगतने पड़ेंगे। अभिनव सिंघल ने उसी रात पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। इस मामले में पहली बार जांच एजेंसियों के पास ऐसे तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक सबूत मौजूद थे जिन्हें अदालत में कमजोर करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। जांच के दौरान पुलिस ने सीडीआई यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन, व्हाट्सएप चैट्स और कॉल रिकॉर्ड जैसे डिजिटल साक्ष्य कोर्ट के सामने पेश किए। इसके अलावा कई गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए। हालांकि सुनवाई के दौरान कुछ गवाह अपने पुराने बयानों से भी पलट गए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को अदालत ने काफी ज्यादा मजबूत माना और यही वजह रही कि ये मामला धनंजय सिंह के पुराने मामलों से काफी ज्यादा अलग साबित हुआ। करीब 33 साल लंबे आपराधिक और राजनीतिक सफर में यह पहली बार था जब धनंजय सिंह को किसी मामले में सजा सुनाई गई।
5 मार्च 2024 को जौनपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया और इसके अगले दिन यानी 6 मार्च 2024 को अदालत ने उसे 7 साल की कठोर कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने उसे भारतीय दंड संहिता की कई गंभीर धाराओं में दोषी माना। इनमें से आईपीसी की धारा 364 के तहत अपहरण, धारा 386 के तहत रंगदारी वसूलने, धारा 120 बी के तहत आपराधिक साजिश रचने और धारा 504 तथा 506 के तहत धमकी देने और गाली गलौज करने के आरोप शामिल थे। अदालत ने इस मामले में धनंजय सिंह के करीबी सहयोगी संतोष विक्रम सिंह को भी दोषी माना और उन्हें समान सजा सुनाई। ये फैसला इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि इससे पहले धनंजय सिंह के खिलाफ दर्ज कई बड़े मामलों में या तो गवाह पलट जाते थे या पर्याप्त सबूत नहीं मिल पाते थे, लेकिन इस बार डिजिटल और तकनीकी साक्ष्यों ने केस की दिशा बदल दी। बता दें ये मामला इसलिए ऐतिहासिक माना गया क्योंकि करीब 33 साल के आपराधिक इतिहास में ये उसकी पहली सजा थी। इसके पहले ज्यादातर मामलों में या तो गवाह पलट जाते थे या सबूत कमजोर पड़ जाते थे। बता दें सजा के बाद उसे जौनपुर जेल भेजा गया, फिर बरेली सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया। हालांकि 27 अप्रैल 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट से उसे जमानत मिल गई, लेकिन इस सजा का सबसे बड़ा राजनीतिक असर ये हुआ कि वो 2024 लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सका। और यहीं से शुरू हुआ धनंजय सिंह की जिंदगी का नया अध्याय, जहां पहली बार बाहुबली की छवि अदालत की सजा के सामने कमजोर पड़ती दिखाई दी। और फिर आया साल 2025 जब धनंजय सिंह एक बार फिर एक बड़े विवाद के केंद्र में नजर आने लगे। दरअसल साल 2025 के आखिर में उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त कफ सिरप, खासकर फेंसिडल और दूसरे ब्रांड्स की अवैध तस्करी और ब्लैक मार्केटिंग का एक विशाल नेटवर्क सामने आया। यूपी एसटीएफ और फूड सेफ्टी विभाग की संयुक्त कार्रवाई में यह खुलासा हुआ कि ये पूरा रैकेट 100 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस नेटवर्क की सप्लाई चेन पूर्वांचल से लेकर गाजियाबाद और बांग्लादेश बॉर्डर तक फैली हुई थी। जांच के दौरान कई गोदामों, मेडिकल सप्लायर्स और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पर छापेमारी हुई। धीरे धीरे मामला सिर्फ ड्रग सप्लाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके राजनीतिक और बाहुबली कनेक्शन की चर्चाएं भी शुरू हो गई। इसी बीच धनंजय सिंह का नाम भी सुर्खियों में आ गया। पूर्व दोस्त अभय सिंह ने धनंजय को नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा डॉन भी करार दिया। हालांकि अब तक इस मामले में उसे सीधे आरोपी नहीं बनाया गया और न ही सार्वजनिक तौर पर उसके खिलाफ कोई एफआईआर सामने आई, लेकिन जांच के दौरान जिन लोगों के नाम सामने आए उनमें कुछ ऐसे चेहरे जरूर थे जिन्हें स्थानीय स्तर पर धनंजय सिंह का करीबी माना जाता रहा और यही वजह थी कि उसका नाम भी चर्चाओं और राजनीतिक अपराधों का हिस्सा बन गया। इस मामले में सबसे ज्यादा चर्चा अमित सिंह टाटा को लेकर हुई। एसटीएफ ने उन्हें इस नेटवर्क का मुख्य आरोपी बताते हुए गिरफ्तार किया। अमित टाटा जौनपुर के सुरेरी इलाके के रहने वाले हैं और सोशल मीडिया पर उनकी धनंजय सिंह के साथ पुरानी तस्वीरें वायरल होने लगी। इसके अलावा आलोक प्रताप सिंह का नाम भी सामने आया, जिन्हें कथित तौर पर इस नेटवर्क का सूत्रधार बताया गया। उनकी भी धनंजय सिंह के साथ तस्वीरें और पुराने संबंधों की चर्चाएं सोशल मीडिया पर फैल गईं। वहीं शुभम जायसवाल नाम के एक अन्य आरोपी को लेकर भी दावा किया गया कि उसके संबंध धनंजय सिंह के करीबी नेटवर्क से जुड़े रहे हैं। और जैसे ही ये तस्वीरें और कथित रिश्ते वायरल हुए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बवाल शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी और खासकर अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। विपक्ष ने सवाल पूछा कि आखिर इतने बड़े ड्रग नेटवर्क को किसका संरक्षण हासिल था। दूसरी तरफ धनंजय सिंह ने इन सभी आरोपों से सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ किसी के साथ तस्वीर होने या परिचय होने से कोई व्यक्ति अपराधी नहीं हो जाता। उनका कहना था कि उनका इस अवैध कारोबार से कोई संबंध नहीं है और राजनीतिक वजहों से उसका नाम विवाद में घसीटा जा रहा है। फिलहाल जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क की आर्थिक, राजनीतिक और आपराधिक कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई हैं, लेकिन कानूनी तौर पर अब तक धनंजय सिंह के खिलाफ इस मामले में कोई प्रत्यक्ष आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। इसलिए फिलहाल उनका नाम इस विवाद में आरोपों, चर्चाओं और कथित संबंधों के स्तर पर ही देखा जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि साल 2025 में ही धनंजय सिंह को बेलाओं डबल मर्डर केस में राहत मिली, जब अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। हालांकि उसके बाद उसके खिलाफ कई पुराने मामले अब भी अलग अलग अदालतों में लंबित हैं। इनमें करीब 24 साल पुराने हमले से जुड़ा मामला भी शामिल है, जिसकी सुनवाई अभी जारी है। वही समर्थकों का कहना है कि धनंजय सिंह को लंबे समय से राजनीतिक साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है, जबकि विरोधी उसे पूर्वांचल की बाहुबली राजनीति का प्रतीक मानते हैं।
लेकिन तमाम विवादों, मुकदमों और सजा के बावजूद एक सच्चाई आज भी कायम है। पूर्वांचल की राजनीति में धनंजय सिंह का प्रभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। जौनपुर और आसपास के इलाकों में आज भी उसका नाम, असर, दबदबे और राजनीतिक ताकत के साथ लिया जाता है। कुल मिलाकर धनंजय सिंह की पूरी कहानी दरअसल पूर्वांचल की उस राजनीति का आईना है जहां दशकों तक अपराध, जातीय समीकरण, बाहुबल और सत्ता एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े रहे। एक छात्र नेता से शुरुआत, फिर बाहुबली की पहचान, विधायक, सांसद, फर्जी एनकाउंटर में मारे जाने की खबर और फिर जिंदा लौटकर राजनीति में और मजबूत होकर उभरना। ये सफर किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है। 3 शादियां, करोड़ों की संपत्ति, दर्जनों मुकदमे, राजनीतिक उतार चढ़ाव और आखिरकार 2024 में पहली बार सजा। धनंजय सिंह की जिंदगी लगातार विवादों और सुर्खियों के बीच ही गुजरती रही। कुछ लोग उसे माफिया डॉन कहते हैं तो कुछ लोग उसे गरीबों की मदद करने वाला दबंग नेता भी मानते हैं। यही वजह है कि आज भी पूर्वांचल की राजनीति पर चर्चा हो और धनंजय सिंह का नाम ना लिया जाए, इसे शायद ही कभी होता है। अब सवाल यही है कि क्या धनंजय सिंह की कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर है या फिर पूर्वांचल की राजनीति में अभी एक नया अध्याय लिखा जाना बाकी है। आपकी क्या राय है? क्या आप धनंजय सिंह को सिस्टम से लड़ने वाला नेता मानते हैं या फिर बाहुबली राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।